अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। सो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर, वो भी इतनी ठंड और बारिश वाले मौसम में। एक सेकंड में एक ठंडा ग्लास पानी का पीकर आया, मजा आ गया ठंडा पानी पी के, वो भी इतने ठंडे मौसम में। एकदम फ्रेश फील कर रहा हूं। सो बेसिकली आज सुबह सुबह ही जो है ना, तकरीबन अभी 10:30 हो रहे हैं और मैं तुम्हारे लिए वीडियो लेकर आया हूं, एक हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं जो कि एकदम रियल होने वाली है। नॉर्मली जो वीडियोस है ना, मैं वो रात को बनाता हूं क्योंकि रात को ना मजा आता है, थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन जो है ना, मेरे पेरेंट्स अभी कुछ दिन पहले, मेरी जो वालिदा थी उन्होंने छुट्टियां ले रखी थी, तो वो घर ही हुआ करती थी। लेकिन अब वो जाती हैं ऑफिस, ठीक है, और शाम को वो आते हैं थके हुए, और मैं भी मतलब अपना गला फाड़ना शुरू कर दूं तो मतलब थोड़ा बेचारे तंग होंगे। कहते कुछ नहीं है लेकिन तंग होंगे। लेकिन उस चीज को भी काउंटर करने के लिए जो है ना, मैं अपने इस कमरे को सही एयर टाइट कर लेता हूं और पंखा लगा देता हूं ताकि बाहर आवाज ना जाए इतनी ठंड में। देख लो कितनी कुर्बानियां देता है तुम्हारा अजान वही तुम्हारे लिए वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन आज पंखा भी बंद है, घर में भी कोई नहीं है, बिल्ले को भी मैंने बंद कर दिया है क्योंकि वो तंग करता है, स्पेशली जब मैं वीडियोस बना रहा होता हूं। तो मैं अब तुम्हें सुनाने वाला हूं एक रियल हॉरर स्टोरी। आयतल कुर्सी पढ़ लेना। सो आज की ये जो हॉरर स्टोरी है वो हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड की है, और ये स्टोरी उनकी नहीं है, बेसिकली उनके हस्बैंड की है। और ये स्टोरी बहुत ही अनबिलीवेबल किस्म की है, और इसका यही फैक्टर इस स्टोरी को बहुत ही ज्यादा क्रेजी, बहुत ही ज्यादा हॉरर किस्म का बना देता है। सो बेसिकली ये जिनकी हॉरर स्टोरी है उनको हम कहेंगे अब्दुल गनी। ये उनका असली नाम नहीं है, लेकिन प्राइवेसी की खातिर हमने चेंज किया है, और आज एक यूनिक नेम लेकर आया तुम्हारा अजान भाई। थैंक्स टू कमेंट सेक्शन, वहीं से आइडिया आया मुझे। सो अब्दुल गनी एक रिक्शा ड्राइवर होते हैं। एक बहुत ही सुनसान रात में, एक बहुत ही सुनसान हाईवे पे वो एक सवारी को छोड़कर वापस अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। अब ये जो हाईवे होता है बहुत ही सुनसान किस्म का होता है, लेकिन इसका एक फायदा होता है कि ये बहुत ही लंबा होता है, ठीक है, बहुत ही लंबा डिस्टेंस होता है। तो अक्सर सवारियों को जब एक साइड से दूसरी साइड जाना होता है तो उन्हें रिक्शे नहीं मिलते। तो अब्दुल गनी जो है ना, अक्सर यहाँ पे रिक्शा चलाया करता था। इससे इसको ये फायदा था कि लंबा भाड़ा मिल जाता था इसको, मतलब समझ रहे हो, लंबी सवारी तो ज्यादा नोट कमा लेते थे। तो आराम सुकून से ये वापस अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं सवारी को छोड़ के, और रिक्शे में उन्होंने पुराने म्यूजिक लगा रखे हैं, माहौल बना रखा है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, अब मतलब ऐसे कोई पुराने उन्होंने गाने लगाए होते हैं, और आराम सुकून से वो अपने घर की जानिब जा रहे होते हैं। सही अंधेरा हो रखा होता है, लेकिन अक्सर वो इस रूट से आते जाते थे तो इनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसीलिए वो रिलैक्स होते हैं। अब इतने अंधेरे में अगर दूर से कोई चीज चमकेगी तो आपको दिखाई देगी कि नहीं देगी? बिल्कुल दिखाई देगी। इसी तरीके से अब्दुल गनी को एक चीज चमकती हुई दिखाई देती है थोड़े से डिस्टेंस पे। जैसे ही उनका रिक्शा उस चीज के करीब पहुंचता है, वो क्या देखते हैं कि एक बहुत ही मासूम सी छोटी सी बच्ची खड़ी है और उसके हाथ में एक डॉल। अब अब्दुल गनी जो है ना, बिल्कुल उसके पास से ऐसे रिक्शा गुजार लेते हैं, और उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि क्या मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। Isn't it obvious? भगाओ वहां से। लेकिन चलो, इंसानियत है कुछ लोगों में, हर कोई मेरे जैसा नहीं होता। मतलब मैं अगर होता ना तो निकल लेता वहां से। मतलब अब इतनी हॉरर स्टोरी सुनाई है, अब यही मेंटालिटी होगी। तो खैर, अब्दुल गनी भाई जो है ना, वो अपना रिक्शा रोकते हैं और उस बच्ची से पूछते हैं कि बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ पर कर क्या रही हो? और वो बेटी, वो जो बच्ची होती है, वो अब्दुल गनी भाई से कहती है कि अंकल, मेरी जो मम्मा है वो मुझे यहाँ पे छोड़ के चली गई है, प्लीज आप मेरी मदद करें। और वो बच्ची बहुत ही ज्यादा डरी होती है, एंड उसके बारे में कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं नजर आता। मतलब एकदम जैसे नॉर्मल बच्ची होती है, ठीक है, वैसी वो बच्ची होती है, और उसके बारे में कुछ भी अजीब नहीं लग रहा होता, सिवाय इसके कि वो एक बहुत ही सुनसान सड़क पे एकदम अकेली। अब्दुल गनी भाई अब उसे जो है ना रिक्शे में बिठा लेते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम्हारा घर क्या है, और वो बच्ची बहुत ही डरना शुरू हो जाती है। तो वो ज्यादा उसको स्ट्रेस नहीं करते, वो सोचते हैं कि चलो मैं इसे अपने घर या फिर अपने एरिया में लेके जाता हूँ, वहां पे से कुछ खिलाऊंगा पिलाऊंगा और फिर इससे जो है ना पूछताछ कर लूंगा, क्योंकि कुछ भी हो यहाँ हाईवे पे जो है ना उसकी माँ कहीं आसपास नहीं हो सकती। तो उनका ये एक दिमाग बन जाता है और वो उस बच्ची को अपने रिक्शे में बिठाकर
ले जाते हैं। अब जब अब्दुल गनी उस बच्ची को उस रिक्शे में बैठाता है तो रिक्शा चलाता है और रिक्शा चलाते हुए उस बच्ची से सवाल पूछता है कि तुम किस क्लास में पढ़ती हो, और वो बच्ची बताती है कि कैसे मैंने अभी अभी पढ़ाई शुरू की है एंड एवरीथिंग। अच्छा तुम कहाँ रहती हो, से ये पूछता है तो वो कहती है कि अंकल मुझे नहीं पता इस सब के बारे में, मैं कहाँ रहती हूँ, मुझे अपना एड्रेस भी नहीं आता वगैरह वगैरह। फिर उससे कहता है कि अच्छा आप अपने स्कूल का नाम बताओ। अब पीछे से कोई भी जवाब नहीं आता। अब वो मतलब थोड़ी देर के लिए अब्दुल गनी खामोश हो जाता है और फिर पूछता है कि अच्छा तुम्हारी एज क्या है बेटा। फिर से कोई जवाब नहीं आता। अब अब्दुल गनी ऐसे मतलब पीछे मुड़ के जब देखता है, ठीक है, तो उससे कोई भी नहीं दिखाई देता, कोई भी नहीं, पीछे कोई होता ही नहीं। अब्दुल गनी फटाफट से ब्रेक मारता है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, यार कहीं वो बच्ची कहीं नीचे तो नहीं गिर गई रिक्शे से। खैर वो उतरता है, दाएं बाएं हर जगह देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर वो अपना फोन निकालता है, फोन की फ्लैश ऑन करता है, फ्लैश लगा के देख रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि वहां पर होता है अंधेरा। अब अब्दुल गनी उस बच्ची को ढूंढ रहा है, उसे टेंशन हो रखी है कि यार ये बच्ची गई तो गई कहां उसकी इंसानियत की खातिर, लेकिन ना वो रिक्शे में है ना कहीं वो रोड पे कहीं गिरी हुई है। थोड़े से डिस्टेंस पे उसे फिर एक चीज चमकती हुई दिखाई देती है और वो होती है उस बच्ची की डॉल। अब अब्दुल गनी उस डॉल को उठाता है, कहता है कि यार ये बच्ची जो है ना रिक्शे से कूद गई है अपने डॉल समेत। लेकिन फिर वो सोचता है कि यार अगर कूदी है तो आवाज तो आनी चाहिए, आवाज तो बिल्कुल भी नहीं आई। तो खैर किसी भी चीज की सेंस नहीं बन रही होती। अब खैर अब्दुल गनी जो है ना वापस काफी मतलब देर ढूंढता है, जंगल के आसपास, हाईवे के आसपास ढूंढता है, उसे कुछ नहीं मिलता। खैर अंग आके हार के वो अपने रिक्शे की जानिब जब बढ़ रहा होता है तो वो क्या देखता है कि उसके रिक्शे के बिल्कुल ठीक ऊपर एक औरत जो कि बहुत ही खौफनाक दिख रही है, उसने लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं और उसने उस बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ। मुझे तो लिटरली गूस बम्स आ गए हैं भाई साहब। और जैसे ही अब्दुल गनी ये मंजर देखता है वो वहीं पर ही फ्रीज हो जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं, उसका पूरा जिस्म कांपना शुरू कर देता है। वो उस औरत की तरफ आंखें जुमाए मतलब उसकी तरफ देख रहा होता है और अचानक से वो औरत हंसना शुरू कर देती सॉरी अबाउट दैट। और अब्दुल गनी जब ये देख रहा होता है तो अचानक से वो औरत उस रिक्शे से छलांग लगाती है और उस औरत ने हाथ में उस बच्ची को भी पकड़ रखा होता है। अब अब्दुल गनी सोचता है कि कहीं ये कोई जिन है, कोई साया है, कोई बुरी रूह है, क्या है ये किसी जिसने इस बच्ची को मतलब काबू कर लिया है। अब्दुल गनी के माइंड में ये आ रहा होता है और जब ये सब चीजें उसके दिमाग में चल ही रही होती हैं, अब औरत हंसना शुरू कर देती है और फटाफट रिक्शे से छलांग लगा देती है। और जैसे ही वो छलांग लगाती है नहीं समझ आती वो कहां गई। बेसिकली वो रिक्शे के सामने छलांग लगाती है तो कहीं समझ में नहीं आती कि वो कहां गई, दाएं गई, बाएं गई या वम ही गायब होगी। ऐसा ही फील हुआ ना अब्दुल गनी को। लेकिन जैसे ही वो रिक्शे के ऊपर से हटी, अब्दुल गनी भाई साहब रिक्शे में बैठे, स्टार्ट मारा और बूम वहां से निकल गए। अब जब अब्दुल गनी रिक्शा चला रहा है तो घर में अकेला रह के वीडियो बनाने में भी बड़ा डर लगता है यार, कसम अल्लाह की। मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कसम खुदा की, मुझे ऐसा फील होता है कि अब मेरे घर में भी कोई चीज आ गई है। मैं लिटरली ऐसा ही फील होता है। अब घर में अकेला हूं, आवाजें आ रही हैं बाहर से, हालांकि बिल्ले को भी बंद किया हुआ है मैंने। चलो यार स्टोरी पे वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो खैर ठीक है। अच्छा अभी ना मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे कमरे के बाहर से जैसे कोई मतलब किसी का ऐसे मतलब दबे पाँव चल रहा था और मतलब ऐसे आवाज आई ना किसी की, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ना डरा खुद को, ना डरा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहम है तेरा। अच्छा स्टोरी पे वापस आते हैं। दवा करो अगर है अभी तो। हाँ, मैं कौन सा डरता हूं। तो अब जो अब्दुल गनी है वो ठीक है रिक्शे में बैठता है, रिक्शा स्टार्ट करता है और बुम वहां से निकलने की करता है। ठीक है, अब जैसे ही वो वहां से मतलब जा रहा होता है, उसको पसीने आ रहे हैं, ठंडे पसीने उसके छूट रहे हैं, लथपथ हो चुका है पसीने से, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और बस वो सीधा जाई जा रहा है और उसके दिमाग में कोई और चीज आ ही नहीं रहा और इतना उसे पसीना आ रहा है, हालांकि सर्दी होती है लेकिन उसे इतना पसीना आ रहा है कि उसके जो कपड़े हैं वो गीले होना शुरू हो जाते हैं उसके पसीने की वजह से। खैर वो रिक्शा चलाता रहता है, ठीक है, ना दाएं देखता है ना बाएं देखता है, एकदम वो सीधा देखता है। कहता है कि अब मैंने ना इधर देखना है ना उधर, बस सीधा देख के जो है ना रिक्शा चलाता रहूंगा और कोई भी आएगा मैं नहीं रोकूंगा रिक्शा। अब इतने में
लेफ्ट साइड पे ना उसकी नजर पड़ती है। अब जाहिर बात है, बेशक आप सीधा देख रहे हो, अब फॉर एग्जांपल ये मैं सीधा देख रहा हूं, लेकिन अब यहां पे क्या है, वहां पे क्या है, मतलब एक है ना वो विजन तो है मेरे उसमें तो है ना, इसे क्या कहते हैं, प्रेफरल विजन बोलते हैं इसको, पता नहीं, मैम एक सेकंड गूगल कर ही लेते हैं, पता होना चाहिए, नॉलेज मिलती है। व्हाट इज प्रेफरल विजन? हाँ देखा, बिल्कुल। सो बेसिकली वो अपने प्रेफरल विजन में, मतलब दाएं बाएं, मतलब उस जो इंसान के चल रहा होता है उसे थोड़ा सा तो दिखाई देता है ना, बेशक उसका फोकस सीधा है, तो अपने उसे प्रेफरल विजन में वो क्या देखता है, मतलब अपनी साइड पे, ठीक है, वो क्या देखता है कि वही बच्ची जिसको अब्दुल गनी ने रिक्शे में बिठाया था, वो उसके साथ, उसके रिक्शे के साथ साथ भाग रही है। मैंने तुम लोगों से कहा था हॉरर स्टोरी सेंड करना मुझे इंस्टाग्राम पे, लेकिन इतनी हॉरर स्टोरी, तौबा इस्तगफार, कसम अल्लाह की, मुझे पहली मर्तबा अपने नाना अब्बू की स्टोरी सुनाने के बाद अब मुझे इस वाली से सबसे ज्यादा डर लग रहा है। तो वो बच्ची अब्दुल गनी के रिक्शे के साथ साथ भाग रही होती है और उससे बोलती है कि अंकल मुझे घर छोड़ो ना, अंकल अंकल मुझे घर छोड़ो ना, और उसके बिल्कुल ऐसे ऐसे मतलब रिक्शे के साथ साथ वो भाग रही। हाउ क्रीपी दैट वुड बी। और वो डॉल जो अब्दुल गनी ने रोड से उठा के अपने रिक्शे के पीछे रख ली थी, वो उसके हाथ में है। अब लेफ्ट साइड पे ये चल रहा है, राइट साइड पे उसी बच्ची के साथ वो जो औरत थी जिसने रेड कलर का एक ड्रेस पहना हुआ था, जैसे शादियों में पहनते हैं शायद, इतना भारी जोड़ा पहना हुआ है, लेकिन फिर भी वो रिक्शे के साथ साथ भाग रही है और कंटिन्यूअसली हंसे जा रही है, हंसे जा रही। और अब्दुल गनी भाई साहब चीखों पे चीखें मार रहे हैं, मतलब रुको मैं मार के दिखाता हूं। तो ऐसे करके मतलब वो चीखें मार रहा होता है और ऐसे करते करते सीधा वो मतलब एक दरख्त में अपना रिक्शा ठोक देता है। अब जब अब्दुल गनी की आंख खुलती है तो उसकी आंख खुलती है भाई साहब सीधा उसके घर में, बिल्कुल। अब जब रिक्शा ठुक जाता है तो वो तो बेहोश हो जाता है, तो वहां पे जो आसपास के लोग होंगे उन्होंने आईडी वगैरह चेक किया होगा, पट्टी शट्टी की होगी, घर छोड़ आए होंगे। लेकिन जैसे ही अब्दुल गनी को घर में होश आता है, वो फटाफट से उठता है और कहता है कि वो दोनों कहां है, वो दोनों कहां है, वो दोनों कहां है। उसकी बीवी कहती है क्या हो गया आपको, कौन दोनों, मैं यहाँ पे कैसे पहुंचा, वो मुझे छोड़ के गई, नहीं वो नहीं छोड़ सकती। तो उसकी बीवी सोचती है कि एक्सीडेंट से ना इसके दिमाग पे मतलब सही असर पड़ा है, सही ये सदमे में है, इसको ना मतलब सही डर लगा हुआ है। तो कहती है कि आप रिलैक्स हो जाए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, आप खाना बताएं, खाना खाएं, फिर मुझे बताएं कि हुआ क्या है। अब अब्दुल गनी जो है ना मतलब होश संभालता है, मुंह हाथ धोता है और खाने के लिए बैठ जाता है। ऐसे आज तुम खाने में क्या खाने वाले हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मैं तो भाई साहब, मेरी वालिदा कल मुझसे पूछ रही थी दोपहर को क्या खाएगा ना, तो मैंने कहा कि दोपहर को चलो मैं बाहर से कुछ मंगा लूंगा, आके ऑफिस से बना लेना कुछ। अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया, बस सिर्फ ये कॉफी पी रहा हूँ। इसके बाद थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला ऑर्डर कर बिरयानी खाऊंगा, और क्या है, पिज़्ज़ा बर्गर से तो दिल उठ गया। अच्छा तो स्टोरी पे वापस आ। अब जैसे ही अब्दुल गनी जो है ना खाना खाने के लिए बैठा है, तो उसकी बीवी उससे पूछती है कि हुआ क्या था ना तुम्हें, ये चोट वगैरह लगी तो लगी कैसे। अब जो अब्दुल गनी है वो कहता है कि बस कुछ नहीं मैं ठीक हूँ। और अब्दुल गनी की ना एक छोटी सी बेटी भी होती है, तो वो भी पूछती है कि पापा ये आपको चोट लगी तो लगी कैसे, बताओ आप ठीक हो। वो कहता है नहीं गुड़िया कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस हल्का सा एक्सीडेंट हो गया था वगैरह वगैरह। तो अभी भी वो ना मतलब एक किस्म के सदमे में ही होता है, जो उसने मतलब देखा होता है, उसके दिमाग में कुछ और चल ही नहीं रहा होता, बस यही कि बस खैर है, पता नहीं क्या था क्या नहीं था, बस छोड़ो। अचानक से उसकी बीवी पूछती है कि ठीक है खाना सही से खाना ना, सही से भूख लगी होगी तुम्हें, शाम का टाइम होता है। तो अचानक से वो बोलता है कि तुम्हारे कपड़े कहाँ पे हैं। अब्दुल गनी ना अपनी बीवी से बोलता है कि तुम्हारे कपड़े कहाँ पर हैं। अचानक से जो उसकी वाइफ होती है वो कहती है कौन से कपड़े, और अब्दुल गनी भी कहता है कौन से कपड़े। दोनों एक ही सवाल करते हैं, कौन से कपड़े कौन से कपड़े, ये क्या कह रहे हैं आप, हैं मैंने क्या कहा। तो उसकी वाइफ को ना बड़ा अजीब सा लगता है, कहती है कि ये क्या चक्कर है ना, ये उल्टी सीधी बातें कर रहा है। खैर रात को सोएगा, सुबह उठेगा, ठीक हो जाएगा। अब खाना शाना खा के मतलब ठीक है जी सो जाते हैं।
अब जब पूरी फैमिली सो रही होती है तो अब्दुल गनी की जो वाइफ है ना वो उठती है, उसको कहीं प्यास लगती है। प्यास की वजह से जब वो उठती है तो वो क्या देखती है कि साइड में उसका शोहर है ही नहीं, और उनकी जो बच्ची थी जो उसी कमरे में उनके साथ सोती थी वो भी गायब है। अब उनको बड़ा अजीब लगता है, तो खैर वो कमरे से बाहर निकल के क्या देखती हैं कि उनका जो शोहर है अब्दुल गनी, उसने मेकअप कर रखा है, मेकअप कर रखा है, औरतों वाले कपड़े पहन रखे हैं, और वो सोफे के ऊपर बैठा हुआ है अपने पाँव ऊपर करके, मतलब पाँव समेत जो है ना, पाँव के बल वो सोफे के ऊपर बैठा हुआ है। उसने एकदम औरतों जैसा मेकअप कर रखा है। अब अब्दुल गनी की वाइफ जब ये नजारा देखती हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। वो कहती है ये क्या हुलिया बना रखा है आपने, तबीयत ठीक है आपकी? और इतने में वो कहती है कि चूड़ियां कहाँ हैं, चूड़ियां कहाँ हैं? अब्दुल गनी कहता है, सॉरी कहती नहीं है, चूड़ियां कहाँ हैं? अब अब्दुल गनी की जो वाइफ है, ठीक है, वो बड़ा अजीब उनको लगता है, उनको ऐसा लगता है कि ये मेरा जो शोहर है पागल हो चुका है। लेकिन इतने में अंदर से उनकी जो बेटी है वो आती है, ठीक है, एंड गेस व्हाट, उसने हाथ में वही डॉल पकड़ रखी होती है जो कि स्टोरी के शुरू में उस बच्ची के गोस्ट ने पकड़ी होती है। सेम टू सेम वही डॉल अब अब्दुल गनी की बेटी के हाथ में थी, और वो अपने पापा को पापा नहीं बल्कि अम्मी कहकर बुला रही है, अम्मी अम्मी कह के बुला रही है, अम्मी मुझे भी चूड़ियां दो, मुझे भी, ऐसे वो बोल रही है। अब अब्दुल गनी की वाइफ को पक्का पता चल जाता है कि भाई साहब कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो कि मेरी समझ से भी बाहर। खैर अब वो तो होती माँ ही है, उसे अपनी बेटी की फिक्र होती है शोहर से ज्यादा। बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, वो नहीं सुन रही होती और बड़े अजीब तरीके से वो एक्ट कर रही होती। अब अंधेरा होता है, ठीक है, अंधेरा होता है तो दोनों जो बाप बेटी होते हैं उनके चेहरे सिर्फ थोड़े बहुत दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे ही वो लाइट ऑन करती है तो वो क्या देखती है कि उसके जो बेटी के दांत हैं वो एकदम नोकीले हो रखे हैं, उसकी आंखों के नीचे सही काले डार्क सर्कल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरे ये दांत है ना, ऐसे नहीं, एकदम मतलब इमेजिन करो कि मतलब सही स्केरी से दांत ना, नोकीले दांत जैसे जानवरों के होते हैं, सेम टू सेम वैसे दांत उसकी बेटी के हो रहे। जैसे ही वो ये मंजर देखती है तो फटाफट से चीखती है, और जैसे ही माँ चीखती है तो उसकी बेटी भी चीखती है, लेकिन सही हॉरिफाइंग वे में, मतलब जैसे एक जानवर नहीं आपकी तरफ दौड़ता, सेम वैसे ही। अब अब्दुल गनी की वाइफ चीखते हुए फटाफट दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, दरवाजे की तरफ भागती हैं, और जैसे ही वो दरवाजे की तरफ भागना शुरू करती हैं, वो जो बाप होता है, ठीक है, अब्दुल गनी, और उसकी बेटी दोनों एकदम गुर्राते हुए वाह करते हुए सही उस औरत का पीछा करते हैं, अब्दुल गनी की वाइफ का। लेकिन वो टाइम पे निकल जाती हैं, दरवाजे को लॉक कर देती हैं, और अंदर से जो अब्दुल गनी है दरवाजे को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, अपना ऐसे सर मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन दरवाजे को वो नहीं तोड़ पाता। अब अब्दुल गनी की वाइफ को समझ में नहीं आती कि मैं करूं तो अब करूं क्या। नाउ इमेजिन योरसेल्फ इन दिस सिचुएशन के एक रात को तुम पानी के लिए उठते हो, तुम्हें प्यास लगी है, और तुम्हारा कोई क्लोज रिलेटिव, फॉर एग्जांपल मतलब कोई भी तुम्हारी फैमिली में जो तुम्हारे बहुत ही क्लोज है, तुम्हारा बहन भाई कोई भी, ऐसे बिल्कुल मेकअप करके सोफे के ऊपर बैठा हुआ है, और तुम्हारी कोई छोटी बेटी या कोई छोटी बहन एकदम उसके साथ है, और दोनों बहुत ही वियर्डली एक्ट कर रहे हैं, और उनका हुलिया भी ऐसा हो रखा है, अल्लाह ना करे। लेकिन जस्ट इमेजिन योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन, और अब तुम क्या करोगे, क्या कर लोगे भाई साहब, तुम कर ही क्या सकते। खैर अब्दुल गनी की वाइफ जो है ना घर से बाहर निकलती है, उनके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा होता। अब वो एक अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं, ठीक है, और उन्हें याद आता है कि अपार्टमेंट का जो दूसरा फ्लोर है वहां पर एक इमाम साहब रहते हैं, ठीक है। अब वो प्रॉपर इमाम तो नहीं है, कभी कभार मतलब मस्जिद में अजान दे देते हैं, लेकिन मतलब उन ज्यादा उनका कोई काम वगैरह नहीं है, तो शुरू से जो है ना उन्होंने यही किया है कि मस्जिद की खिदमत की है, अल्लाह उनका भला करे, तो मस्जिद की उन्होंने खिदमत की है, रिटायर हो रखे हैं, तो मतलब रिटायरमेंट का फिर कुछ होते हैं ना, आपने भी देखा होगा मस्जिद के इमाम साहब के साथ भी और भी बुजुर्ग होते हैं जो मस्जिद की खिदमत करते हैं, ठीक है, साथ साथ कोई छोटा मोटा काम होता है उनका, मस्जिद की खिदमत करते हैं, अल्लाह के हो जाते हैं बिल्कुल, वो उस तरह के थे। तो खैर वो उनके पास जाती है, उनको दरवाजा खटकाती है, और इमाम साहब ही बाहर निकलते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ बेटा। बड़ी हॉरर स्टोरी है यार। तो आगे से जो है ना वो जो बीवी होती है अब्दुल गनी की, सही मतलब डरी हुई है, वो बोलती है कि ऊपर आए, मेरा शोहर और मेरी बेटी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जैसे ही वो कहते हैं क्या हुआ है, वो कहती है कि ऐसे लगता है जैसे किसी जिन्नात ने उन्हें अपने काबू में कर लिया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। तो इतने में जब वो ये सब बातें कर रहे होते हैं, और भी अपार्टमेंट के लोग जो है ना बाहर निकल आते हैं, ठीक है। अब मोहल्ला हो तो वहां पे निकल आते हैं, ये तो फिर अपार्टमेंट है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ एक अपार्टमेंट एक घर ही होता है जिसमें बहुत सारे लोग
لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو خیر وہ سب نکل آتے ہیں اور عبد الغنی کا جو فلور ہوتا ہے اس پہ چلے جاتے ہیں اور تماشا دیکھنا شروع کر دیتے. اب جو وہ امام صاحب ہوتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بالکل سیم ٹو سیم اسی حلیے میں عبد الغنی اور اس کی بیٹی بیٹھے ہوتے ہیں جس حلیے میں عبد الغنی کی وائف نے انہیں ڈسکور کیا تھا. صوفے کے اوپر پاؤں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں اور امام صاحب کہتے ہیں کہ غنی بیٹا ٹھیک ہو تم؟ وہ پھر سے وہی بات کہتا ہے کہ اندر مت آنا, اندر مت آنا, اگر اندر آیا میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی. عبد الغنی یہ بولتا ہے اور عبد الغنی اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے, کہتا ہے کہ چوڑیاں نہیں لائی تو, چوڑیاں لے کر آنا, میں نے چوڑیاں پہننی. جو امام صاحب ہوتے ہیں غصے میں کہتے ہیں کہ مطلب جیسے غصے میں نا اسے ڈانٹتے ہیں کہ کیوں آئی ہے تو یہاں پہ, نا کیا ہے چپ ہوئے, کیوں آئی ہے تو یہاں پہ, سیدھی سیدھا جواب دے. وہ عورت آگے سے بولتی ہے کہ کوئی مطلب عجیب سی وہ کوئی بات کرتی ہے کہ مطلب اس نے کوئی خوشبو لگا رکھی تھی, خوشبو لگا کے یہ جو ہے نا جنگل سے جا رہا تھا اور میں اس سے اٹریکٹ ہو گئی ہوں اور اب میں اس میں آ گئی ہوں, اب میں اسے نہیں چھوڑوں گی. وہ پوچھتا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ وہ آگے سے کہتی ہے کہ میرے ساتھ نا بہت ہی زیادہ برا ہوا ہے, بہت ہی زیادہ برا ہوا ہے. ایک آدمی تھا جس کے گھر میں اور میری بیٹی کام کیا کرتے تھے اور ایک دن میری بیٹی نے اس کے وہاں پر کچھ چوری کر دی, ٹھیک ہے, کوئی چوری کر دی, کوئی چھوٹی موٹی چیز, بچی ہے خیر کر دیتے ہیں کوئی نہیں, چوری کر دی. تو اس شخص نے میری بیٹی کو بہت مارا. جب اس نے مارا تو میں نے اپنی بیٹی کو بھی مارا اور پھر میری بیٹی چھت پہ چلی گئی اور چھت پہ جب میں اپنی بیٹی سے بات کرنے گئی, اسے منانے گئی, اسے سمجھانے گئی, میری بیٹی وہاں سے کود گئی اور جگہ اونچی تھی اور وہ وہیں سے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. جب ماں نے اپنی بیٹی کو ایسے مطلب فوت ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنا سر دیوار پہ مار مار کے مطلب وہ خود بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ جس کے وہاں پہ کام کرتے تھے وہ آدمی وہ کیس رفع دفع کروا دیتا ہے کہ دونوں ماں بیٹی پاگل تھے, یہ وہ تو مطلب نکل لیتا ہے, کلیئر ہو لیتا ہے. لیکن تب سے جو ہے نا یہ جو بھی تھی چیز وہ تب سے جو ہے نا لوگوں کو پوزیس کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو یہ ایک رات کو, اسی رات کو جو میں نے آپ کو سٹوری سنائی, اپنے رکشے میں جا رہا ہوتا ہے, اس نے میوزک لگایا ہوا ہے, اللہ کی یاد سے بھی غافل ہے اور اس نے خوشبو بھی لگائی ہوئی ہے, تو میں نے اس کو پوزیس کر لیا ہے. اب یہ دو چیزیں میوزک اور یہ مطلب سفر میں تو بالکل ہی نہیں سننا چاہیے نا. میں مطلب اب خود یقین مانو آپس کی میں بات بتاتا ہوں, میں نا جم جاتا ہوں, میں اتنا تنگ ہوتا ہوں, ادھر نہ لڑکے میوزک لگا لیتے ہیں. اب میں تنگ اس لیے نہیں ہوتا کہ میوزک برا ہے یا یہ ہے وہ ہے, مجھے ان لوگوں کے لیے لٹرلی میں قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے ان لوگوں کے لیے برا فیل ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ میوزک انہوں نے لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جم کے اندر. اب میں انہیں جا کے بولوں وہ بند بھی کر دیں گے لیکن انہیں برا لگے گا, اسی لیے میں نہیں بولتا کچھ بھی, سمجھایا ہے میں نے لیکن میں نہیں زیادہ. اب وہ لگاتے ہیں, کیا ہوتا ہے نا کہ مطلب ٹھیک ہے یار جم میں لڑکے لگاتے ہیں, اوپر سے لیرکس. آپ اس دن ایک لڑکے نے وہ گانا لگایا ہوا تھا, وہ شاہ رخ خان کی فلم کا نہیں تھا, تجھ میں رب دکھتا ہے, شرک والا میوزک اس لڑکے نے لگایا ہوا. اب میرا تو دل تھا جا کے اسے بتاؤں میں, لیکن پھر میں نے کہا یار میں اب اسے جانتا نہیں, برا مانے گا یہ وہ, تو میں مطلب کہا کہ میں نے کہا یہ انسان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ شرک ہے, ٹھیک ہے, اللہ معاف کرے, اور اس کی وجہ سے ہم سب سن رہے ہیں اور اس سے کتنا گناہ ہو رہا ہوتا ہے. مجھے اپنا کوئی نہیں ہے, میرے کان ہے, ٹھیک ہے, سنتے ہیں, سنائی, میں تو ان کو نہیں بند کر سکتا, میوزک چل رہا ہے میرے کانوں میں آئے گا. لیکن اس اگلے بندے نے جس نے سپیکر کے اوپر بلوٹوتھ کے ذریعے پورے جم کو وہ میوزک سنا رہا ہے, یو ہیو نو آئیڈیا کہ وہ کتنے زیادہ گناہ کما رہا ہے, اپنے کھاتے میں وہ گناہ جمع کروا رہا ہے. اور میوزک سنتے ہوئے انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. تم نے نوٹ کیا ہوگا, میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی تھی کہ جب تم میوزک سن رہے ہوتے ہو تم نے اپنے کانوں میں یہ ڈالے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو تم نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ تمہیں عجیب آوازیں آ رہی ہوتی ہیں میوزک کے ساتھ ساتھ, جیسے تمہیں کوئی بلا رہا ہوتا ہے, یہ کوئی جنات ہوتا ہے جو تمہیں پوزیس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ تم نے میوزک لگایا ہوا ہے اور ایسا فیل ہوتا ہے کہ تمہیں کسی نے آواز دی ہے, تمہارے پیرنٹس نے, لیکن وہ تمہارے پیرنٹس نہیں ہوتے, وہ کوئی جنات ہوتا ہے. ہاں جی, یہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتا, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ کی یاد سے یہ رکشہ والا جو تھا عبد الغنی غافل تھا, اس نے پرفیوم لگا رکھا ہے اور بس بہت ہی اچھا ریسپی ہے ایک جنات کی یا کسی بھی بری شیطانی چیز کی اس کو پوزیس کرنے کی. اب جب وہ امام صاحب یہ ساری اس عورت کی جو عبد الغنی کے اندر ہے سٹوری سنتے ہیں, اس سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارے ساتھ جو ہوا بالکل بہت ہی برا ہوا, تمہارا گھر اجڑ گیا, ایوری تھنگ یو نو, لیکن ان کی بھی تو ایک ہستی کھیلتی فیملی ہے, تم ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو,
तुम्हारे लिए तो मतलब ये एक इबरत होनी चाहिए, एक सबक होना चाहिए, और तुम्हें ये सब किसी और के साथ नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे साथ हुआ है। तो तुम इनकी हंसती खेलती जिंदगी क्यों मतलब तबाह कर रही हो? तो वो जो अब्दुल गनी के अंदर होती है वो ऐसे सारे लाती है, नहीं नहीं मैं सबका घर उजाड़ूंगी, मेरा उजड़ा है तो मैं सबका घर उजाड़ूंगी। अब इतने में इमाम साहब कहते हैं कि कोई खाने की चीज लेकर आओ ना। तो वो कोई खाने की चीज लेकर आते हैं, कोई सेब कोई फ्रूट वगैरह। तो इमाम साहब उस बच्ची से कहते हैं कि ये खाओगी फ्रूट, बहुत ही मीठा है ना। तो वो जो बच्ची होती है वो कहती है हाँ हाँ खाऊंगी खाऊंगी। और उसकी जो माँ होती है, ठीक है, जो अब्दुल गनी की बॉडी में होती है, वो कहती है कि हाँ जा जा खा ले, बड़ा मीठा होगा, मेरे लिए भी ले आ, जा जा। वो इमाम साहब कहते हैं कि ये जो फ्रूट है ये तो मैं तुझे दे दूंगा, ठीक है, उस बच्ची से कहते हैं, लेकिन तुझे ये मतलब इसका ये जिस्म छोड़ के आना पड़ेगा ना। तो अब वो बच्ची, ठीक है, बच्ची होती है, ठीक है, बेशक कोई भी हो, बुरी चीज हो अच्छी चीज हो, तो वो फटाफट से उस बच्ची का जिस्म छोड़ती है। और वो जो अब्दुल गनी की बेटी होती है फटाफट से बेहोश हो जाती है। और जो इमाम साहब होते हैं फटाक से उसको ना ऐसे खिड़की से बैल्कनी से बाहर फेंक देते हैं उस फ्रूट को। और जैसे ही अब्दुल गनी के अंदर वो जो चीज होती है वो देखती है कि उसकी बेटी ने छलांग लगा दी है बैल्कनी से, वो भी फटाफट से पीछे जाती है। और इतने में जैसे ही दोनों बाप बेटी बेहोश हो जाते हैं, ठीक है, वो इमाम साहब भागते हैं अंदर की तरफ, दोनों के माथे पे ऐसे हाथ रखते हैं और कलिमात पढ़ना शुरू कर देते हैं। और अपार्टमेंट में जितने भी लोग होते हैं उन सब से कहते हैं कि बस अल्लाह का कोई भी सूरत है, ठीक है, कोई भी आयत है, सूरे इखलास, सूरे नास, सूरे फलक, जो भी तुम्हें आती है सब पढ़ना शुरू कर दो। पूरे अपार्टमेंट में जो है ना अल्लाह के कलाम की ऐसे आवाजें गूंजना शुरू हो जाती हैं, जैसे अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे, कभी जलजला आया हो अल्लाह माफ करे। तो आपने देखा होगा कि कैसे काफी सारे लोग जो है ना मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह ये सब पढ़ना शुरू कर देते हैं, डिफरेंट दुआएं पढ़ते हैं, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, एक बड़ा ही एक हॉरर किस्म का मतलब मंजर बन जाता है। तो वो अपार्टमेंट भी ऐसा ही मंजर बन जाता है। खैर सुबह उठती है, दोनों बाप बेटी होश में सुबह होती है, दोनों बाप बेटी होश में आते हैं और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो बाप ने जो है ना औरतों के कपड़े पहने होते हैं, तो अब्दुल गनी कहता है कि हैं ये मैंने क्या पहन रखा है, ये क्या हुआ क्या था, मुझे सब कुछ बताओ। फिर उसके बाद इमाम साहब ने अक्सर औकात उन दोनों बाप बेटी के पास जाते, उनको जो है ना मतलब इस तरह कलिमात उनसे पढ़वाते, खुद भी पढ़ते, उनके ऊपर मतलब दम वगैरह करते, बहुत सी चीजें करते। और अब काफी टाइम हो चुका है इस रियल इंसिडेंट को लेकर और अब कुछ भी नहीं हुआ। दोनों फैमिली, पूरा अपार्टमेंट, वहां पर जितने भी लोग रहते हैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये अपडेट उनकी वाइफ की तरफ से थी। तो खैर यार यही थी आज की रियल हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूं तुम्हें अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। कॉमेंट सेक्शन में भी स्टोरी को लेकर अपनी ओपिनियन जरूर देना और ऐसे भी कॉमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ जरूर लिखना। मैं आप सबके कॉमेंट्स पढ़ता हूं, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और अगर आपके पास कोई रियल हॉरर स्टोरी या फिर कोई वीडियो है या कुछ भी है तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहां पर जरूर सेंड कर देना और मैसेज करना जरूर। इंशाल्लाह ताला मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। बाकी अपना ध्यान रखना और चैनल पे अगर नए थे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।